हमारे साथ मौजूद है मौजूद सहाफी और तज्जियाकार गुलाम अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम गुलाम वालेकुम अस्सलाम जी। अब्बास, मुझे अपने वक्त गुलाम अब्बास साहब, आप जैसे कि देख रहे हैं आजकल कोविड की सूरत हर जगह मौजूद है। हम भी नबर्द आजमा है और बड़े बड़े तरक्की याफ्ते ममालिक भी इस चीज़ से नबर्द आजमा है। हिंदुस्तान के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हिंदुस्तान ज़ाहिर सी बात है हमसे हर तरीके से 10 गुना या मतलब सिवा है हमसे हर 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 मैदान में। चाहे वो बजट का मैदान हो, चाहे वो दिफाई, चाहे वो सेहत के हवाले से बात हो। बदकिस्मती है सर, अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इंडिया की सूरत-ए-हाल बड़ी ख़तरनाक है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में वो मामलात नहीं है, जबकि हमारा आप जानते हैं कि छोटा मुल्क है, बजट भी कम है, हिंदुस्तान हमसे हर तरीके से आगे है। आलमी मंडी में भी उसका अपना एक ग्राफ ऊँचा है माशाल्लाह, और वो सेहत का निज़ाम भी, वो सेहत का बजट भी उसका हमसे कहीं ज़्यादा है। तो वो लोग आखिर क्यों, मोदी सरकार क्यों नहीं आप क्या समझते हैं कि वो कोविड के का मामले में वो क्यों उनको मात मिलती नज़र आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। कोरोना वायरस की आपने बात की, कोविड-19 की बात की। भारत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उन्होंने वबा को वबा नहीं समझा। उन्होंने वबा को भी मिनॉरिटीज़ के साथ लिंक करने की किसी न किसी सूरत में कोशिश की। आपने देखा होगा कि जब कोविड-19 के केसेज़ पाकिस्तान में और ख़ासकर पूरे रीजन में रिपोर्ट होना शुरू हुए, तो उसके बाद जो एक इज्तिमा हुआ था भारत में तबलीगी जमात का, उनके जो मौलाना जी। साहब दहलवी हैं, उनको पूरा ज़िम्मेदार करार दिया गया कि ये हैं कोरोना वायरस के फैलाव के ज़िम्मेदार। और उसके बाद हमने ये देखा कि पूरा इंडियन मीडिया जो था, वो 24-24 घंटे की ट्रांसमिशंस करता रहा उनके ऊपर और उनको एक टेररिस्ट बना के प्रिटेंड करता रहा। तो उस वक़्त भी आपको याद होगा कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने भी, और जो नाक़दीन थे, जो मीडिया के वहाँ का अभी कुछ जो थोड़ा वो सेक्युलर तबका रह चुका है, जो मीडिया के लोग जो अभी तक मोदी के असर में नहीं है, एक दो इक्का-दुक्का जो लोग हैं, वो ये क्रिटिसिज्म करते रहे कि आपको इसको मुस्लिम, हिंदू या सिख या ईसाई की शेप में नहीं देखना, इसको वबा की शेप में देखना पड़ेगा। और अगर आप इसको मुसलमानों से लिंक करके इसको ये कहते रहेंगे कि ये वबा जो है वो मुसलमान फैला रहे हैं, तो फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में हमसे गलतियां हुई होंगी, पाकिस्तान के लोगों ने वो उस तरीके से एसओपीज को फाइनल फॉलो नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद फिर भी बहुत हद तक, क्योंकि हमने वबा को वबा की तरह से देखते हुए उसको डील करने की कोशिश की, हमारी हुकूमत ने उसको डील करने की कोशिश की। लेकिन भारत ने क्योंकि इसको मजहब के एंगल से देखना शुरू कर दिया, तो उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में केसेस जो है वो 2000 तक आ गए हैं, एवरेज केसेस जो डेली जो 8000 तक पहुंच गए थे। अब इंडिया में वो एक सिंगल दिन में 24 घंटे में 34,000 पॉजिटिव केसेस आते हैं। आप ये देखें कि मिलियन क्रॉस कर चुका है भारत। आप उनके आखिरी जो 5 लाख केसेस हैं, उनका टाइम पीरियड देख लें, 3 से 4 दिन में 1 लाख केस बन रहा है उनका। तो वो उस हिसाब से अगर देखें तो भारत की बिलाशुबा, अगर भारत में आप बात कर रहे होते हैं, हम तो वो ये कहते हैं कि आप अपनी आबादी देखें और हमारी आबादी देखें। भाई ये बात नहीं है, आबादी बिल्कुल आपकी बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये कि आपको मसाइल भी ज्यादा सामना करना पड़ेगा। आपने, मोदी ने जो लॉकडाउन अनाउंस किया था, तो आपने पूरे भारत की सड़कों पर लोगों को देखा जो माइग्रेट थे, जो कि डेली कमाने वाले लोग थे, अचानक वो फंस गए और उन्होंने कई कई किलोमीटर पैदल, 12-12, 13-1300, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल का सफर किया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कोई बंदा लाहौर से चले और कराची पैदल पहुंचे। तो ये सूरत हाल थी भारत में कि इतना लंबा लंबा तवील सफर किया, लोगों की वहां पे मौतें हुई, लोगों की डेथ्स हुई, लोग सड़कों पे पड़े रहे, और सिर्फ इस मोदी की जो पॉलिसियां थी, क्योंकि बेसिकली आप मोदी को अगर हम अगर उसको समझना चाहें, तो नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकली तौर पर अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी विक्टिमाइजेशन, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी अपनी अपोजिशन जमातों के खिलाफ, वो भी पीक पे रखी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी का जो नेक्सस है, अगर भारत को अगर इस वक्त कोई लोग चला रहे हैं तो वो 3 लोग हैं, एक अमित शाह है, एक नरेंद्र मोदी, और तीसरा जो अजीत दोवल है, उनका एनएसए। ये 3 लोग हैं जो इंतहा पसंद की सोच को परवान चढ़ा रहे हैं। और हम जो पाकिस्तान में बैठ के बात करते हैं, तो हम ये कहते होते थे, हम मोदी के आने से पहले तक ये मिसाल देते थे कि भारत की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और वहां पे तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मोदी ने वो सेकुलरिज्म आके खत्म कर दिया भारत का, जो कि भारत की कामयाबी का दामन था।
जिसकी वजह से भारत को दुनिया भर में भी अप्रिशिएट किया जाता था कि भाई एक सेकुलर मुल्क है, और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स आते थे सारे आते थे, वो कहते थे कि भाई ये सेकुलर मुल्क है। मोदी ने सबसे बड़ा जो काम किया वो भारत वालों के लिए, वहां के रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक यही था कि उसने सेकुलरिज्म खत्म कर दिया। उसने वहां पे इंतहा पसंद हिंदुओं को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अक्सर जब इंडियन चैनल्स पे बैठा होता हूं तो मैं एक बात करता हूं कि आप हम पे ब्लेम करते हैं कि तालिबान हमने बनाए थे। भाई हमने तालिबान बनाए, हमने उसका भुगता। हमारे 70,000 शोधा हैं, हमारे पाकिस्तान में हर घर में लाशें जी आई हैं, हमने फेस जी किया है। लेकिन मैं उनको ये कहता हूं कि भाई अगर हमने गलती कर ली, चले ठीक है, आप मान लेते हैं हमने गलती कर दी, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि अमेरिका हमारे साथ था उस वक्त, हमने मिलकर कर दिया। लेकिन अब जो आप हिंदू तालिबान बना रहे हैं ना, इसका रिजल्ट आपको अगले आने वाले 10-15 सालों में पता लगेगा। आप जब अब जो हिंदुइज्म को वहां पे इतना एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो ये हिंदू तालिबान को आप बना रहे हैं। और जब ये हिंदू तालिबान आपके लोगों के गले काटेंगे तो आपको उस वक्त अंदाजा होगा कि आप किस आग से खेल रहे हैं। अभी आपको अगर अंदाजा नहीं हो रहा तो ये आने वाले दिनों में आपकी नस्लों को अंदाजा होगा। हम तो गुजर गए, जैसा तैसा करके गुजरना था, हमने तो वार ऑफ टेरर भी देख ली, वार ऑफ टेरर को भी गुजर गए, हर चीज से गुजर गए। हमारी नेशन, हमारी कौम हर कुर्बानियां दे के फिर भी अब उस चीजों से निकल आई आगे। लेकिन आप जी अब उसमें जा रहे हो, तो अब इससे कम से कम अगर हम आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि भाई इस चीजों से निकलो, ये हिंदू तालिबान जो आप प्रमोट कर रहे हो इनसे निकलो, ये आपके गले काटेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये आपके लोगों के गले काटेंगे। और जब आपके लोगों के गले कटेंगे तो फिर आप सोचेंगे कि ये हमने क्या गलती कर दी। अगर हम आज सोचते हैं कि माजी में हमसे कुछ गलतियां हुई होगी, लेकिन आप देखते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी ये आप अगर करने जा रहे हो तो आने वाली नस्लों के लिए आप अपना बुरा करने जा रहे हो। अच्छा सर, हिंदुस्तान ने एक जमाने में हमारे गिलगित बल्तिस्तान का मौसम का हाल देने लगा था अपनी अपनी मौसम वेदर की खबरों में। अब सूरत हाल कुछ ये ऐसी हो गई है कि वो लद्दाख का भी मौसम का हाल तो क्या सूरत हाल बताने तक से कासिर हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा? चीन क्या वाकई बैक स्टेप ले लेगा, या चीन मजीद अभी अपना सफर जारी रखेगा हिंदुस्तान में अंदर की जाने? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फोर्थ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, चाइना और पाकिस्तान के जो चाइना और इंडिया के जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो मिल बैठे थे, और वहां पे इनकी बातचीत यही हुई थी कि किसी तरीके से ये इलाके खाली किए जाएं जहां पे चीन आ गया है। अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं वहां पे लद्दाख में, जो बेसिस है वहां पे पहुंचे, प्रोपेगेंडा किया गया कि वो फॉरवर्डेड बेसिस का उन्होंने दौरा किया। एनीवे उसको भी छोड़ दें, 27 मिनट की तकरीर की नरेंद्र मोदी ने, एक दफा चीन का लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकला, एक दफा। वो नरेंद्र मोदी जो के वहां पे आए ही इसलिए थे कि भाई मैं बताऊं कि ये हमारा इलाका, एक दफा चीन का वर्ड नहीं निकला। उसके बाद अब राजनाथ सिंह जाते हैं, बंदूक तो उनसे पकड़ी नहीं जाती, लेकिन एनीवे उनको, मुझे पता है कि बंदूक वो जो उसका मुआयना कर रहे थे, उनको ये भी नहीं पता होगा कि इस बंदूक में होता क्या है, गन में चलानी तो दूर की बात, उसको ये भी नहीं पता होगा कि गन अगर इसमें गोली कोई डालनी है तो वो कहां से डालनी होगी। एनीवे उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे भारत की 1 इंच की जमीन पे ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता, और साथ ही अगले लम्हे वो अपनी बात को डिनाई कर गए, कहते हैं कि हमने चीन से बात की और चीन पीछे हट रहा है। अबे भाई, अगर आपकी 1 इंच की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता कोई, तो फिर चीन कहां से पीछे हट रहा है? ये भी तो अपने लोगों को, जो आप उल्लू बना रहे हो अपने लोगों को, उनको ये भी तो समझा देता है कि चीन कहां से पीछे हटने की बात कर रहे हैं आप। और मैंने कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात की, जो क्रॉप कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो इनकी आपस में मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने, भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। 2 एंगल होते हैं, एक आप इंडियन मीडिया को देख लें तो वो आपको रोज बता रहा होता है कि चीन आज 4 किलोमीटर पीछे हट जाएगा। जितने जब से वो बताना शुरू हुआ है ना, अगर वाकई चीन पीछे हट रहा होता तो आधा चीन भी शायद इंडिया ले चुका होता। यानी कि आप इमेजिन करें कि वो रोज नई बात बताते हैं कि 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर फैसला हो गया, वो पीछे हट रहा है। अबे भाई कहां पे हट रहा है? उसके बाद आप उनसे अगर पूछ लेना सिर्फ कि पेंगोंग जो टसो लेक है उसका क्या सिचुएशन है, नहीं बताएंगे, क्योंकि वहां पे अभी भी चीन बैठा हुआ है। गलवान वैली जहां की ये बात करते थे, जहां पे ये मूवीज अपनी बॉलीवुड की शूट करते थे, वहां पे चीन बैठा हुआ है। और ये बात ध्यान में रखिए कि चीन पीछे हटने वाला नहीं है, वो पीछे हटने के लिए आगे नहीं आया। इनको ये, नरेंद्र मोदी भी ये समझ चुके हैं, और इनको पता है कि वो चीन से नहीं लड़ सकते, क्योंकि इस वक्त अगर वॉर शुरू होती है तो वो 3 फ्रंट वॉर है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से एक पाकिस्तान तो उसके खिलाफ था ही था, चीन को भी उसने अपने अग्रेशन से खिलाफ कर लिया। नेपाल के साथ जो उसने किया, जो सुलूक किया, अभी भी नेपाल ने 3 दिन पहले भी उनके इंडियन जो नेशनल्स थे उनको पे गोलियां मारी हैं। ठीक है, भूटान जैसा मुल्क
जो जिसका हालांकि चाइना के साथ डिस्प्यूट है। चाइना ने कहा कि हम आपस में मिलकर बैठ के कर देते हैं। भूटान में इंडियन आर्मी है, आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी वहां पे मौजूद होती है भूटान में, लेकिन इसके बावजूद चाइना ने कहा कि हम मिलकर इंडियंस को निकालें, हम बात करते हैं। और भूटान ने आंखें दिखाना शुरू कर दी, बिहार का पानी रोक लिया, उन्होंने कहा भाई नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। अब ये सिचुएशन में अगर मोदी को पता है कि अगर मैं जंग की तरफ जाऊंगा किसी सूरत में भी, तो पिटाई मेरी हर एंगल से होगी, पाकिस्तान की साइड से भी होगी, चीन के भी, नेपाल के भी, इन सबसे लड़ना पड़ेगा। तो अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो लोगों में, अपने लोगों को जो उसके मोदी के भक्त हैं, उनको लॉलीपॉप देने के लिए वो ये जरूर कहेंगे कि हमने भाई अपने इलाके भी वापस ले लिए, हमने ये कर लिया, लेकिन वो इस पे इत्तफाक करेंगे कि चीन को कहेंगे कि भाई आपकी मेहरबानी, आप इससे आगे ना आइएगा, जितना इलाका आपने कब्जा कर लिया वो कर ले, वो आपका हुआ, हम इस पे बात भी नहीं करते, आप आगे ना आइएगा। वो इस वक्त तो उनको अपनी सर्वाइवल का मसला बना हुआ है कि वो आगे चीन आ गया तो फिर कहां पे जाएंगे, ये गिद्दड़ धपकियां सारी। और एक दूसरी बात, आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, मोदी बेसिकली चाय वाला है ना, उसको फॉरेन पॉलिसी का या उसको हिस्ट्री का पता नहीं है। और ये शायद हमारे लिए अच्छी बात है कि उसको फॉरेन पॉलिसी का पता होता तो वो ये हरकतें ना करता कि फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाई जाती है। मोदी शुरू हुए थे कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने जा रहे हैं, और खुद आइसोलेट हो गए। अब चीन जिस तरीके से ईरान के साथ मामला हुए, उन्होंने चाबहार से जायदान जो रेलवे ट्रैक था उससे इंडिया को निकाल बाहर किया, बाकी प्रोजेक्ट से निकाल बाहर किया। मोदी समझ रहे थे कि अमेरिका ने उनको कहा है कि भाई आप चीन के साथ, ईरान के साथ पिंगे ना बढ़ाएं, आपने जो एग्रीमेंट किया आप उसको वहीं पे होल्ड रखें, आप उसको पैसा ना लगाएं। तो मोदी समझ रहा था कि अमेरिका हमारे साथ, अमेरिका बहादुर आके खड़ा होगा। अमेरिका को हमने ना भुगता है, हमसे ज्यादा अमेरिकन को कोई नहीं जानता। अगर अब आप दोस्ती करके देखना चाहते हैं तो देख ले, हमें पता है कि अमेरिका क्या करता है और एंड में किस तरीके से वो भागता है। वो आप भी देख ले, आप अपना शौक पूरा कर ले। हमें तो पता है कि हमने दोस्तियां करके उनसे भुगत भी लिया और उनसे जान भी छुड़वा। मैं सिंपल, हमारी फॉरेन पॉलिसी के मामला, हमारी सारी चीजें वो अपनी जगह पे, लेकिन मैं एक जो मोदी की मामलात हैं, ये जो मोदी की हरकतें हैं, इसका नुकसान इंडियन लोगों, और ये इंडियंस जो हैं वो सफर कर रहे हैं इस मामले से। और मेरा ख्याल है कि इंडियंस को ये समझना चाहिए कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं, ये इनकी इंडिया के लिए नुकसानदेह है, खतरा है, और इनके लिए मामला मजीद खराब होंगे। सर, हिंदुस्तान ये दावा करता है कि वो बहुत बड़ी जमहूरियत है, इसका दावा करता है हिंदुस्तान। और आपने फिर ये भी देखा कि मुतनाज़ा शहरियत का बिल आया, सही है। उसके अलावा जो मकबूजा कश्मीर में जिस तरीके से काबिज है हिंदुस्तान एक अरसे से, वो भी दुनिया देख रही है। फिर इसके अलावा हिंदुस्तान का मीडिया ये कहता है कि जी हम आज़ाद मीडिया हैं, और अब सूरत हाल ये है कि चीन उनके अंदर तक और चैनल की जानिब से कह दिया गया है कि आप इस पर मजीद बात नहीं करेंगे। तो सर, ये आज़ाद मीडिया है और ये बड़े मुल्क की बड़ी जमहूरियत है। देखिए, बात यह है कि डेमोक्रेटिक कंट्री कोई भी होता है ना, तो उसमें 3-4 चीजों को देख के अंदाजा होता है कि वहां पे वो कितना जमहूरी मुल्क है और जितना नहीं है। मिनॉरिटीज की बात होती है कि मिनॉरिटीज को वहां पे क्या राइट्स हैं। आपने सीएए की बात की, जब इन्होंने कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नाफिज किया, तो उसके बाद दिल्ली में जो शाहीन बाग में एक प्रोटेस्ट बड़ा तवील चलता रहा, उसकी अभी 3 दिन पहले ही वहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। उसमें उन्होंने बड़े क्लियरली बताया है कि 11 मसाजिद, उस पूरे रूट्स के दौरान 11 मसाजिद को शहीद किया गया, 5 मदारिस को नुकसान पहुंचाया गया, इसके साथ साथ एक दरगाह को में तोड़फोड़ की गई, और मुसलमानों का जो कब्रिस्तान थे उन तक को नहीं छोड़ा गया। ये फैक्ट उनकी रिपोर्ट में, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ 53 लोग जो उस पूरे वाकयात में जो हलाक हुए थे, उनमें से मेजॉरिटी अगर देखें तो वो कौन है, वो मुसलमान है। 90% मुसलमान लोग हैं, 98% मुसलमान लोग हैं। तो वो सारे किसने मारे थे? हिंदू जो इंतहा पसंद थे उन्होंने, या मोदी की जो कैबिनेट में लोग शामिल थे जो ये कहते थे मैं अब क्या बात करूं, कि आपने उनके नारे सुने होंगे कि गोली मारो सालों को। ये नारे कौन लगाता रहा? ये मैं और आप नहीं लगाते रहे, ये मोदी के कैबिनेट के सिटिंग मिनिस्टर से लगाते रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि मिनॉरिटीज का हाल आपके सामने है। बाबरी मस्जिद का मामला, जिस तरीके से उनके उसके बाद ये मामला हुआ कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और जिस तरीके से फैसले में लिखा गया कि वो मान रहे हैं कि राम यहाँ पे नहीं थे पैदा हुए, और राम की जन्मभूमि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं कि चले आप बना लें और इनको अलग जमीन दे दें। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। मिनॉरिटीज के साथ आपके सामने है, दलित के साथ वो क्या करते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हिंदूज हैं उनके साथ क्या किया जाता है, सिखों के साथ क्या किया, किस तरीके से बर्ताव किया जाता है, कश्मीरी तो छोड़ दें, मुसलमानों के साथ किस तरीके से बैन किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, रिस्ट्रिक्शंस,
कितना फ्री मुल्क है जहां पे इज़हार राय की आजादी है। ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मेन पिलर होता है कि आपकी सोसाइटी में कितनी आजादी है। जब से नरेंद्र मोदी आया है, आपको याद होगा, मैं आप मेरे फिंगर टिप्स पे हैं कि किन किन जर्नलिस्टों ने उनके खिलाफ बात की और उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। किन किन जर्नलिस्टों ने आवाज उठाई, सवाल किया, खाली नरेंद्र मोदी से सवाल किया। आपको याद है कि सेकंड टर्म के लिए जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो एक टीवी चैनल के मैनेजिंग एडिटर थे एमडी, जब उन्होंने उनके जी वो ऑफिस में गए तो मोदी से उन्होंने सवाल किया तो मोदी ने पहले सवाल से पहले कहा, लोगों को ज्यादा भूलने वाली बात नहीं है, आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा, कि उन्होंने कहा कि आप तो वही है ना कि जिन्होंने मेरे खिलाफ ट्वीट्स किए थे। और उसके जी बाद थोड़े दिनों बाद इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस मोदी जीतता है और वो एमडी और भारत के वो सीनियर, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और उन्होंने फिल्में भी डायरेक्ट की हैं, प्रोड्यूस की हैं और अवार्ड्स भी लिए हैं। उनको जी वो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उनको कहा गया ये जी थी हजारे राय। और इंडियन सेम मीडिया में सिचुएशन, जो सॉरी सिचुएशन आपको है कि इंटरप्ट बात कर रही नहीं कर हूँ, सकते। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक खातून सहाफ़ी जो मुस्लिम हैं, जिन्होंने इनकी मोदी साहब के मज़ालिम के खिलाफ किताब भी लिखी थी, उनकी भी नौकरी को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि तुमने मेरे जी जी खिलाफ पूरी बिल्कुल। किताब। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे बेतहाशा मामलात हैं। अब इंडियन मीडिया में, एक इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी होती थी कि इंडियन मीडिया एक कुछ सेक्टर तो है कि जो हर वक्त जंग की बात करता है, हर वक्त लड़ाई की बात करता है, लेकिन कुछ सीजन जर्नलिस्ट भी हैं वहां पे। तो अब सूरत हाल ये है कि वो सीजन जर्नलिस्ट जो सेकुलर वॉइसेस थी इंडिया के मीडिया में, वो अब दबा दी गई हैं, उनका गला घोंट दिया गया है, उनको हटा दिया गया है, स्क्रीन से खत्म कर दिया गया है। और ये अब इंडियन मीडिया में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को ओपनली बैठ के क्रिटिसाइज करे। और ये हम नहीं कह रहे, आप इंटरनेशनल रैंकिंग निकालते हैं ना, जब फ्रीडम और स्पीच की और जब मीडिया की आजादी की इंटरनेशनल रैंकिंग निकालते हैं कि कितना मीडिया आजाद है, तो उसमें देख लें कि भारत की रैंकिंग कितने नीचे आई है। आप पाकिस्तान में हम अगर कोई भी बात करेंगे ना तो वो कहेंगे कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं इंडिया के रहने वाले लोगों को सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई मेरी बात पे यकीन ना करो। आपके पास सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप आराम से सर्च करो, इंटरनेशनल जो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रेटिंग निकालें कि आपका मीडिया कितना, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। वो आपको उससे बिल्कुल उसी वक्त पता चल जाएगा। जो वो कहे उस पर यकीन करो, हम पे छोड़ दो। जी सर, कुलभूषण यादव के मामले पे आप क्या क्या कहेंगे? माशाल्लाह हमारी एजेंसियों की बड़ी जबरदस्त ये कामयाबी है कि हमने एक इतना बड़ा मतलब 6 फीट का सबूत है हमारे पास कि भारत हमारे पास हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कराता रहा है और हाजिर सर्विस उनका ऑफिसर माशाल्लाह हमारी एजेंसियों ने पकड़ा, जबकि वो तो अपने बंदे से मिलना भी गवारा नहीं करते। आप क्या कहेंगे? देखिए, देखिए पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर टेररिज्म जो है वो नई बात नहीं है ये, लेकिन ये बिल्कुल अहम बात है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त उसको प्रूफ करने के लिए, जो पहले हमारे पास हम प्रूफ नहीं कर पाते थे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके ये कह नहीं सकते थे कि भाई हम ये भारत दहशतगर्दी करवा रहा है, तो अब उनका हाजिर सर्विस नेवल कमांडर जो कि रॉ के साथ एसोसिएटेड है, जासूस है, और वो पाकिस्तान में हमारी कस्टडी में है, पाकिस्तान की कस्टडी में है और वो मान भी चुका है। भारत आईसीजे में गया था, लेकिन आपको ये देखें कि भारतीय मीडिया जो मर्जी कहता रहे, आप अगर जरा आईसीजे का वर्डिक्ट पढ़ें तो उन्होंने कहा कि आप अपने कानून के मुताबिक इसको रिव्यू करें, पाकिस्तान के जी कानून के मुताबिक ये केस चले, उसके मुताबिक रिव्यू करें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये दरख्वास्त की है कि वो जो रिव्यू का हक कुलभूषण इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो हमें इसको गैर जानिबदार बनाना चाहते हैं और आईसीजे के फैसले के मुताबिक जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वर्डिक्ट दिया है, हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फेयर ट्रायल हो रहा है, तो लिहाजा हमारी रहनुमाई की जाए इस सिलसिला में। और ये जो मामला है रिव्यू का, इसको किस तरीके से हम आगे पहुंचाए, तो ये तो सीरियसनेस है पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान के अदारों की, कि वो एक टेररिज्म जिसने किया, जिसने माना कि मैंने दहशतगर्दी की है, वो उसको भी जो कानून के दायरे में रहते हुए जो राइट उसका बनता है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको याद है कि एक दफा कुलभूषण की फैमिली उनसे मिल चुकी है, 2 दफा हमने काउंसलर एक्सेस दी, तीसरी दफा हम पेशकश कर चुके हैं, लेकिन अभी जी चौथा दिन है, इंडिया की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं। क्योंकि नहीं बात यह है कि भारत को पता है कि कुलभूषण उनका हाजिर सर्विस नेवल कमांडर है और वो पाकिस्तान में क्या गुलमिला रहा था, भारत को ये बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो अब जी उसको, उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो इससे कैसे निकले।
वो सिर्फ अपने लोगों के तक या दुनिया में एक प्रोपेगेंडा करने के लिए कि जी वो देखें पाकिस्तान एक्सेस नहीं दे रहा, पाकिस्तान ने जी देखें शीशा बीच में लगा दिया था, हम उससे बात नहीं कर सके, पाकिस्तान ने शीशा हटा दिया। उन्होंने कहा जी कि देखें वहां पे वीडियो कैमरों की रिकॉर्डिंग हो रही थी, पाकिस्तान ने कहा ठीक है भाई खत्म कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी जो, हालांकि मैं जाती तौर पर अगर मानूं तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को नहीं ऑफर देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि सिक्योरिटी पर्संस की मौजूदगी में आपको एतराज है तो हम वो भी हटा देते हैं। देखिए बात यह है कि सिक्योरिटी पर्सन मेरी नजर में इसलिए नहीं हटाने चाहिए कि हमें भारत पे ट्रस्ट नहीं है भाई, हमें उस पर किसी सूरत पे भी भरोसा नहीं है। एक बंदा हमारी कैद में, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुलभूषण को कुछ भी होता है तो भारत तो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में जाके खड़ा कर देगा। हम उसको फिर ट्रायल भी करेंगे। मैं अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, कल ही 2 दिन पहले मैं एक इंडियन चैनल्स पे यही बात कर रहा था कि आपकी तरह हमारा सिस्टम नहीं है, जुडिशियल सिस्टम, कि आपने अफजल गुरु को पकड़ा और उसको लटका दिया और बाद में बता रहे हैं कि आपने उसको फांसी दे दी। आपने अजमल कसाब को भी रातों रात फांसी दे दी, वो दहशतगर्द था तो भाई आपने ट्रायल कर लिया, आपको डरने की क्या जरूरत थी? आप पैनिक में आके रातों रात, मैंने उनको यही बात की कि बेफिक्र रहिए, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में कुलभूषण को जब भी फांसी लगेगी पहले दुनिया को दिखाएंगे कि ये केस चला, ये फेयर ट्रायल हुआ है और अब ये भाई साहब अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। और भारत को भी बताया जाएगा कि आपने जो एक मोहरा भेजा था पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, ये भाई उसका अंजाम होने जा रहा है, आओ और इसकी बॉडी को ले जाओ, जाके जो मर्जी करो, क्योंकि हम ना तो कानून के मुताबिक ही चलेंगे, कानून से हटकर नहीं चलेंगे। कानून जो फैसला करेगा उस पर अमल दरामद होगा। हाँ, अगर वो रिव्यू पिटिशन करता है, मर्सी पिटिशन करता है, कानून उसको बेगुनाह कर देता है, कानून में वो, पाकिस्तान के कानून में वो साबित कर पाता है कि भाई वो कसूरवार नहीं है, तो भाई मोस्ट वेलकम, पाकिस्तान भी इसको वेलकम करेगा। और पाकिस्तान की अदालतों से वो अगर रिलीफ उसको मिलता है तो पाकिस्तान की सरकार भी वेलकम करेगी। लेकिन अगर रिलीफ नहीं मिलता तो हम ये नहीं करेंगे कि रातों रात उसको फांसी पे चढ़ा दें। दिन में सबको बता के, सबको दिखा के, फैसला दिखा के, हर चीज दिखा के, दुनिया को बता के फिर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे और फिर भारत को भी बताएंगे। ये भारत भूल जाए कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करता रहेगा, ये भारत भूल जाए कि वो पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों का खून जो है वो बहाता रहेगा। या हम एपीएस के बच्चों का खून नहीं बोले हैं, और एपीएस के बच्चों के खून के पीछे जहां पे मोहरे मिलते हैं वो हमें भी पता है, हमने वो नन्हे लाशें उठाए हैं। तो अगर हमने वो नन्हे जनाजे उठाए हैं तो हमें उसका बदला लेना भी आता है, हमें उसका जवाब देना भी आता है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे थे, लड़ते रहेंगे, और अगर भारत की ये साजिशें खत्म नहीं होती तो उनको उसका जवाब मिलता रहेगा। मसला ये है कि हम दहशतगर्दी के जवाब में दहशतगर्दी तो नहीं कर सकते ना। हमारी भारत के लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी भारत के लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, जो भारत की बदनामे जमाना एजेंसी अगर रॉ कोई ऐसी प्लांटेड हरकतें करेगी तो जवाब रॉ को ही मिलेगा। अगर भारत की इंडियन आर्मी हमारे सिविलियंस को निशाना बनाएगी तो हम जवाब में सिविलियंस को नहीं, हम उनकी आर्मी की चेक पोस्टों को निशाना बनाएंगे और उनको बताएंगे कि भाई जवाब ये होता है, ये नहीं कि आप हमारे बेगुनाह शहरियों को, आप सिविलियंस को, उनके ऊपर गोले मारें, नन्हे बच्चों को शहीद करें, आम सिविलियंस को शहीद करें। हम आपके उसके जवाब में, क्योंकि हमें तो पता है कि उधर भी इंसान है, उधर भी कश्मीरी लोग हैं, और वो कश्मीरी जो कि हमारा जिनके साथ खून का रिश्ता है, तो हम उसके जवाब में आपको, आप एक गोली चलाएंगे तो उसका जवाब आपको उस आपकी फौज के ऊपर जो जवाब में मिलेगा। जैसा कि हमने जो अभिनंदन आया था तो उसके जवाब में जो हमने दिया था, हमने एविडेंस भी दे दिए थे, हमने तो एविडेंस भी दे दिए थे कि भाई आपकी अहम पॉइंट हमारे निशाने पे है, ये देख लें, ये इमेजेस हैं। हमने वहां पे टारगेट किया, हम उसके बाद वहां से निकल आए और उसके बाद बता दिया कि आपने तो ये ड्रामेबाजी की थी, यहाँ पे कव्वा मार के चले गए थे, दरख्त गिरा दिए थे, हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद आपका अभिनंदन दुनिया ने देखा कि हमने उसको पकड़ा भी, गिराया भी जहाज, पकड़ा भी, और उसके बाद दुनिया को उसको 3 पीस पहना के, कोट पैंट पहना के पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा था कि उसको हमारी एक खातून ऑफिसर बॉर्डर तक छोड़ के आई कि ये ले अपना बंदा जो आपने भेजा था, हमने इसकी खातर मदारत भी 2 दिन में अच्छी खासी की है, उससे पूछ लीजिएगा। बाकी आप वो उसको हीरो बनाते रहे, उसका तो एक मिसाइल फायर नहीं हुआ था, वो सारे सिस्टम हमारे पास पड़े हैं, हमारी एयरफोर्स ने दुनिया के सामने रख दिया कि कोई भी आके चेक करना चाहता है तो MiG-21 का एक अगर मिसाइल भी फायर हुआ था वो आके देख ले। जितने मिसाइल उस MiG-21 में लगते हैं वो सारे जिंदा है, वो सारे अलाइव है, और वो फायर उनमें से एक भी नहीं हुआ। तो ये तो हमने सारी दुनिया को बता दिया। अगर वो इतने सच्चे थे तो एक सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने ड्रामा किया, सर्जिकल स्ट्राइक की कोई वीडियो दे देते। एक उन्होंने कहा कि हमने बम्बिंग की बालाकोट में और हमने पता नहीं 300 350 दहशतगर्द मार दिए, वो एक बंदा भी बता देते।
एक लाश भी दे देते, एक चीज भी इमेज दिखा देते। अगर इतने सच्चे हैं तो मिलिट्री, यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर पाकिस्तान में कश्मीर में मौजूद हैं, जहां चाहे वो जा सकते हैं, और ये वो खुद भी मानते हैं, ये हम नहीं कह रहे। आप इतने सच्चे हैं तो दिल्ली में जो यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर बैठे हैं उनको जरा कश्मीर तक भेज दीजिए, हम भी देख लें और वो भी देख लें, जो वो कहेंगे हम मान लेंगे। हम वो हमारे खिलाफ भी बात करेंगे तो हम मान लेंगे, आप उनको भेजिए तो सही, एक्सेस तो दें। आप तो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको नहीं जाने देते, आप तो राहुल गांधी को नहीं जाने देते वहां पे, उसको एयरपोर्ट से वापस उठा के बाहर भेज देते हैं। आप अगर कोई अपोजिशन का बंदा आपके ऊपर इल्जाम लगाता है तो आप उसको कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है। ओ भाई, हमें उनसे राहुल गांधी या किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, वो आपकी सियासत का इंटरनल मामला है। हमें हमदर्दी है तो जो आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कश्मीर में कर रहे हैं, जो आम बंदों के साथ कर रहे हैं, उस पर हमदर्दी है। हमें हमदर्दी है तो जो मुसलमानों के साथ आप जो जुल्म सितम कर रहे हैं उस पर हमदर्दी है। हमें हमदर्दी है जो सिखों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, हमें उस पर हमदर्दी है। हमें हमदर्दी उस आम हिंदू से भी है जो शेड्यूल कास्ट का हिंदू है, जिसके ऊपर आपके इंतहा पसंद हिंदू उसको मारते हैं, पीटते हैं और मार मार के डंडे उसको कत्ल कर देते हैं। हमें तो उससे भी हमदर्दी है। हम जुल्म के खिलाफ हैं, जालिम के खिलाफ हैं, जुल्म के खिलाफ हम खड़े होते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। इसमें अगर उनको बुरा लगता तो लगता रहे, इसमें हम इस उनके कहने के ऊपर अपना स्टांस तो नहीं चेंज कर सकते। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास साहब, आपने अपने तफसीली वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे फ्यूचर में भी राब्ता रहेगा। थैंक यू। जी जी जरूर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।